दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्टॉक की जो कि काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर जिसमें फंसे हुए हैं, मैं ये बोल सकता हूँ। बिकॉज़ ये स्टॉक अगर आप इसकी एक साल की जर्नी देखें, फरवरी 2020 में लगभग 80 का था, ये गिर चुका है वहाँ से। 5 साल की जर्नी देखूँ तो 2018 में 162 का था स्टॉक, वहाँ से लगातार डिक्लाइनिंग ट्रेंड ये दिखा रहा है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर हैं जो इसमें अपनी पोजीशंस को बरकरार रखे हुए हैं, और इसमें जब जब डिक्लाइन ट्रेंड दिखाई दिए हैं वो ऑल ऑफ अ सडन डिक्लाइन हमें देखने को मिले हैं। अशोक लेलैंड 2018-19 में बोला जा रहा था कि रिकवर कर सकता है। इनफैक्ट 2019 में तो पूरी पिच यही थी कि ये दोबारा रिकवर कर सकता है। जब आप देख सकते हैं 2018 अप्रैल में, ये देखिए इस टाइम जब ये फॉल हुआ था, इसका स्टॉक में फॉल आया था इस टाइम पर, तब उसके बाद बोला जा रहा था कि 162 का स्टॉक है, पिट चुका है, ख़रीद लो, दोबारा से रिकवरी हो जाएगी। बट तब से लेके अब तक हमें इसमें रिकवरी देखने को नहीं मिली है। तो इसी पे बात करेंगे अशोक लेलैंड के बारे में, और ये भी देखेंगे कि किस तरीके के फाइनेंशियल नंबर अशोक लेलैंड दे रहा है, किस तरीके का पी रेशो है, किस तरीके की आरएसआई है, और इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। पिछले 5 साल के अगर मैं रिटर्न दिखाऊं आपको अशोक लेलैंड के, तो 40% के नेगेटिव रिटर्न है। कोरोना से पहले ये जो रिटर्न थे लगभग 5% के नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहे थे। एक साल में ये रिटर्न बिफोर कोरोना इट वाज 10% नेगेटिव, आफ्टर कोरोना इट इज़ 29% नेगेटिव। 6 महीने की बात करूं तो 41% नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। एक महीने की बात करें तब वहाँ पे लगभग 3.5% के पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। 5 दिनों में 3% के नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने जैन फेब मार्च का नंबर अनाउंस कर दिया है, किस हिसाब से इनके रिज़ल्ट आए हैं। नेगेटिव नंबर आए हैं, काफ़ी ख़राब रिज़ल्ट इन्होंने प्रोड्यूस किया है। अप्रैल में जून के नंबर इनके अभी भी अनाउंस होने हैं, और उसके बाद पता लगेगा कि स्टॉक की डेस्टिनी बेसिकली है क्या। क्योंकि आप देख सकते हैं, अगर मैं 6 महीने का चार्ट आपको दिखाऊं तो 64 का था लगभग मार्च में। इनफैक्ट जैन को पकड़ते हैं, जैन फेब को 80 रुपये का था। वहाँ से आप देखिए, ये जब कोरोना का लॉकडाउन वगैरह अनाउंस हुआ तो 55% नीचे गिर गया। बट वहाँ से लेके अब तक अगर हम ये देखें कि कितनी रिकवरी हो चुकी है, तो रिकवरी वहाँ से लेके अब तक लगभग 46% की हो चुकी है। बट अभी भी इसको लगभग 30% रिकवर होना बाकी है। और अगर मैं जैन के नंबर ले लूँ, फेब के नंबर ले लूँ इनफैक्ट, तो लगभग 40% रिकवरी अभी भी होनी बाकी मुझे दिखाई दे रही है। सो ये कुल मिला के इसका रुझान है चार्ट के ऊपर। एनएससी की वेबसाइट पे अगर देखें, जो फ्राइडे इसकी ट्रेडिंग सेशन हुई है, जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है, लगभग आप देख सकते हैं 3 करोड़ के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से 22% डिलीवरी दिखाई दे रही है। सो आप देख सकते हैं कि 78% के आसपास यहाँ पे इंट्राडे हुआ है। तो वॉलेटाइल हो गया ज़रूर स्टॉक, बिकॉज आप देखिए 3 करोड़ 80 लाख के आसपास जब क्वांटिटी ट्रेड हो रही है और 78% इंट्राडे हो रहा है, तो इंट्राडे ट्रेडर्स के निशाने पे ये स्टॉक बना हुआ है। 52 वीक्स हाई 87 थे जो जैन में ही बने थे। 52 वीक्स लो 33 बने थे मार्च को। 33 से लेके 50 तक का ये सफ़र ऑलरेडी क्रॉस तय कर चुका है। ऑप्शन चेन में भी देखें किस तरीके के रुझान हमें दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट मुझे 82 लाख के साथ इस टाइम 55 पे दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए 55 के लेवल पे 82 लाख का ओआई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो 55 का लेवल एक इमीडिएट आप बोल सकते हैं रेसिस्टेंस है। 52 का लेवल भी एक इमीडिएट रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है। उसके बाद 60 का लेवल एक रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो कॉल साइड पे बहुत अच्छी खासी अच्छे वॉल्यूम में राइटिंग हो रही है, अच्छी वैल्यू में राइटिंग हो रही है आई वुड से। और वहीं पुट साइड पे देखें जो कि सपोर्ट को दिखाता है, तो आप देखिए 36 लाख के ओआई के साथ 50 पे राइटिंग हुई है, जो कि इसको एक हल्का सा इसका सपोर्ट बनाता है। अब स्टॉक 50.35 पे है, अपने ऑलमोस्ट सपोर्ट पे टिका हुआ है। उसके अलावा मुझे पुट साइड पे और कहीं राइटिंग दिखाई नहीं दे रही। तो 50, उसके बाद 55 एक रेसिस्टेंस, फिर 60 एक रेसिस्टेंस, और फिर 65 एक रेसिस्टेंस ऑप्शन चेन की राइटिंग के हिसाब से दिखाई दे रहा है। मैंने इसको पहले भी कवर किया हुआ है। आप देख सकते हैं इस स्टॉक पे हम लोग हमेशा से नज़र रखते हैं, बिकॉज ये ऐसा स्टॉक है जो पिटा हुआ है। काफ़ी सारे लोग इस वजह से भी इन्वेस्ट कर देते हैं, रिटेल निवेशक, की शायद रिटर्न दे दे कुछ सालों में। बट आप देखिए, मैंने इसमें बात की थी कि अशोक लेलैंड 27 करोड़ प्रॉफिट दिसंबर में दिया था, बट केवल इस शर्त पे खरीदें, और वो शर्त थी इनके Q4 के नंबर, जैन फेब मार्च के नंबर, वो हमारे सामने ऑलरेडी हैं। तो वो नंबर कैसे हैं मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। मैं आपको इससे पहले इसकी मार्केट कैप ज़रूर दिखा दूं। लगभग 14,700 करोड़ का मार्केट कैप है। पीई रेशो अभी 43 का है। तो
पी रेशो देखते हो तो ऐसा लग रहा है कि स्टॉक अभी बहुत महंगा है, इस प्राइस पे भी स्टॉक महंगा दिखाई दे रहा है। इन्होंने 19 मार्च को डिविडेंड अनाउंस किए थे, लगभग 50 रुपये के आसपास के डिविडेंड अनाउंस हुए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर मैं इसके देखूं तो आप देखिए इंडियन पब्लिक इसमें लगभग 15% की हिस्सेदारी रखती है, ये देख सकते हैं आप। प्रमोटर लगभग 51% की हिस्सेदारी रखता है। FIIs भी, फॉरेन इन्वेस्टर भी इसमें लगभग 15.5% की हिस्सेदारी रखते हैं। म्यूचुअल फंड्स भी इसमें एक्सपोजर बना के रखे हुए हैं लगभग 8.5% का। सो ये मेजर इनके स्टॉक होल्डर्स हैं। जैसे मैंने बोला कि इंडियन पब्लिक भी काफ़ी इसमें इंटरेस्ट रखती है, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर भी इसमें कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको दिखाई, काफ़ी टाइम से डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है इस पर। इससे जुड़ी और कुछ पीयर कंपनी की बात करें, देखिए टाटा मोटर्स 103 का प्राइस, 32,000 करोड़ का मार्केट कैप। TVS मोटर 18,000 करोड़ का मार्केट कैप, लगभग 400 का प्राइस है। अशोक लेलैंड 14,000 करोड़ का मार्केट कैप, केवल 50 का प्राइस है। हालांकि मार्केट कैप का स्टॉक प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता। पी रेशो फिर भी एक सही मेजर होता है देखने के लिए कि स्टॉक महंगा है कि सस्ता। तो अशोक लेलैंड इन प्राइस पे भी पी रेशो काफ़ी इसकी हाई दिखाई दे रही है, जो कि इसको एक महंगा स्टॉक बनाती है। अब इसके मैं आपको ज़रूर मार्च के नंबर दिखाता हूँ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है कि जैन फेब मार्च में इसने किस तरीके के नंबर दिए। उसके लिए हम क्वार्टरली समरी पे चलेंगे। तो ये नंबर हमारे सामने है। लास्ट टाइम जब वीडियो बनाई थी तब मैंने दिसंबर क्वार्टर का एनालिसिस किया था। अब ये देखिए मार्च क्वार्टर में 57 करोड़ के आप बोल सकते हैं इन्होंने नुकसान ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। पिछले साल 652 करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कि मार्च क्वार्टर में 57 करोड़ के नुकसान में कन्वर्ट हो गए। अब Q1 के नंबर आने अभी भी बाकी हैं। आप देख सकते हैं ये कंपनी पहली बार नेगेटिव रिजल्ट इसने अनाउंस किए हैं जैन फेब मार्च में। सो ये चीज़ इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आई। हालांकि अशोक लेलैंड के बारे में ये बोला जा रहा था कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी काम कर रहे हैं। ये लोग आप बोल सकते हैं जो हैवी ट्रक होते हैं, काफ़ी सारी सप्लाई डिफेंस को भी जाती है, काफ़ी सारी ट्रक्स देखते हैं हम इनके, टाटा मोटर्स के ट्रक होते हैं, अशोक लेलैंड के ट्रक्स होते हैं, अच्छी खासी इन्वेंट्री इनकी घूमती हुई दिखाई देती है। बट इस बार इन्होंने लॉस अनाउंस किया है। इससे जुड़ी मैं आपको कुछ न्यूज़ की तरफ भी आपका रुझान ले जाना चाहता हूँ। देखिए एक बड़ी न्यूज़ जो मैंने देखी कि अशोक लेलैंड शेयर प्राइस फॉल 4% आफ्टर CLSA रिटेन्स अंडर परफॉर्मेंस कॉल। दूसरी चीज़ कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट भी है। ये देखिए ये मेरे को एक खबर यहाँ देखने को मिली थी कि दे आर अंडर एक्सट्रीम डेट्स, जिस करके अशोक लेलैंड के स्टॉक पे फ़िलहाल हमें दबाव दिखाई दे रहा है। तो कुछ एक खबर ये है कि अशोक लेलैंड टारगेट प्राइस 65, ये सारी 4 हफ्ते पुरानी खबरें हैं। होल्ड अशोक लेलैंड टारगेट प्राइस 60, अशोक लेलैंड मार्केट अपडेट, ऑटो शेयर्स डाउन, अशोक लेलैंड डिप्स 6%, अशोक लेलैंड शेयर प्राइस, एक्सपर्ट गिव दिस मनी मेकिंग टिप्स। सो अलग अलग तरीके के रुझान हमें दिखाई देते हैं। बाय अशोक लेलैंड टारगेट प्राइस 74 MK। हालांकि इनके ऊपर डेट भी है, जिस करके अशोक लेलैंड दबाव में चल रही है। आप इसको जाके कहीं ना कहीं इसके आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। अभी मुझे बाई चांस वो आर्टिकल दिखाई नहीं दे रहा, बट दे आर अंडर डेट ऑल्सो। सो दोस्तों हमने देखा कि अशोक लेलैंड Q4 के नंबर ज़्यादा अच्छे नहीं दिए। Q1 के नंबर अभी भी अवेटेड हैं। काफ़ी टाइम से स्टॉक दबाव पे आप देख सकते हैं। पिछले 5 साल का अगर आपको चार्ट दिखाऊं तो बहुत ही ख़राब चार्ट हमें दिखाई दे रहा है। मई 2018 के बाद से तो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है। बट रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें अच्छी खासी हिस्सेदारी रखते हैं। 15% के आसपास रिटेल इन्वेस्टर इसमें अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंसा है। अब देखिए इंडियन पब्लिक इसमें 15% हिस्सेदारी रखती है, बावजूद इसके कि मई 2018 से ये लगातार डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि यार ख़रीद लेते हैं। सो क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें काफ़ी इन्वेस्ट कर चुका है, तो हमने रुझान निकाला है कि अशोक लेलैंड जब तक सीक्वेंशली 2 क्वार्टर में अच्छे नंबर्स नहीं दे देता, इससे दूरी बना के रखना ही फ़ायदे का सौदा साबित होगा। हालांकि हम इसको कवर ज़रूर कर रहे हैं। और इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, केवल स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी कि जब जब इसका RSI नीचे जाता वो दिखाई दिए, तब तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए अशोक लेलैंड का RSI 30 के नीचे सरक गया था जब स्टॉक की वैल्यू लगभग 50 के आसपास थी। अभी जो वैल्यू दिखाई दे रही है 50 के आसपास ही दिखाई दे रही है, बट RSI अभी भी 40 का है। तो RSI में अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जान है। इसमें जब आपको एंट्री करनी है तभी करनी है जब ये 20-25 के आसपास आपको दिखाई दे, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो। अदरवाइज़ अशोक लेलैंड में तो आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये मेरी राय थी अशोक लेलैंड के बारे में। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर बहुत इन्वेस्टेड हैं इसमें, इसलिए हमने इसको कवर किया है।
थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।